किस दिशा में जा रहा है रियल एस्टेट इस वक्त? रियल एस्टेट की एक ही दिशा है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। न तो दाएं देखता है न बाएं देखता है, केवल और केवल ऊपर की तरफ जाता है। इसका ग्राफ ही ऊपर जाने के लिए बना है। अच्छी प्रॉपर्टी का सबसे पहला डेफिनेशन तो है कि आप सस्ते के लालच में ना फंसे। ये समझ के कि यहाँ 50,000 में मुझे ये आदमी दे रहा है, आप अच्छे से जानते हैं यहाँ आपके फंसने के चांसेस पूरे हैं, बावजूद उसके उस जगह पर आप फंस जाते हो। जिस जगह पे ऑलरेडी आदमी पैसा कमा कर निकल रहा है और आप अपने आप को 30 मार खां बना के ये बताते हो कि मैं भी यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मैडम, मक्खन एक बार निकलता है, दूसरी बार तो छाछ ही निकलेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा खाली प्लॉट लीजिए। इन्वेस्टमेंट कभी भी इमोशनल ड्रिवन नहीं होना चाहिए। मैम, प्रॉपर्टी के जो फंडा है इसमें 3L बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, जो आपने अक्सर सुना होगा। लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। 4 साल पहले नोएडा को कितने लोग कितने रुपए में खरीद रहे थे, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। जैसे ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जेवर एयरपोर्ट का नाम अनाउंस हुआ, वो मार्केट कहाँ से कहाँ भाग गया, हमको समझ में भी नहीं है। मैडम, ये अजीबो गरीब लोग होते हैं, पता नहीं कहाँ से उठ के आते हैं और बोलते हैं कि जेवर जो एयरपोर्ट है केवल एक लॉलीपॉप था। उन जमीनों के नाम पर आपने कितना सारा पैसा छाप लिया, कमा नहीं लिया, छाप लिया, वो तो कम से कम पॉडकास्ट पे बताओ। आज की डेट में अगर कुछ भी आपको बेचना है, डर और सपने, बस 2 ही चीजें बेची जाती है। या तो उसको इतना डराओ कि वो घबरा कर आपसे प्रॉपर्टी ले ले कि कल इतनी सारी रेटें बढ़ जाएगी, तुम लास्ट कस्टमर हो, ले लो, नहीं तो पता नहीं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। और यही एक सपना है, अगर ये ले लोगे तो भविष्य के अंदर आप बहुत ज्यादा धनवान बन जाओगे। इवन वो ये कहने से नहीं चूकते कि कल ही एक प्लॉट हनुमान जी लेकर गए हैं, उनके कहने से गणेश जी भी आए थे और लक्ष्मी जी ने उनको रिकमेंड करके भेजा था। उनका कोई भरोसा नहीं है, कोई सिर माथा नहीं है। जो अगर अच्छा बिल्डर होगा तो उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसका प्लॉट बैठे बैठे बिकता है। तो बेसिकली ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर आपको अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलती। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर प्रॉपर्टी की रेट्स नहीं बढ़ती। अगर आप 30 साल पहले हिमाचल में भी जाके, चाहे हिमाचल के किसी कोने में भी जाके देखेंगे, जिस रेट में ली है, आज 35 साल में अगर वो 20 गुना नहीं हो गई हो तो उसके डबल पैसे मैं दूंगा। इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। क्योंकि जब भी हम नौकरी करते हैं या फिर पैसा कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इंडियन मेंटेलिटी यही कहती है कि भैया मकान खरीद लो या फिर कहीं ज़मीन खरीद लो। अगर ज़मीन खरीदोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ज़मीन के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हम बड़ी जद्दोजहद में रहते हैं कि क्या करें, ज़मीन खरीदें, गाड़ी खरीदें, मकान खरीदें, फ्लैट में इन्वेस्ट करें या फिर पहाड़ों में जाके सुकून की जिंदगी बिताएं। लेकिन भैया पैसा हमेशा चाहिए और सबसे बड़ी बात कि इनकम का सोर्स भी चाहिए। तो वो इनकम का सोर्स कैसे बनेगा, आपको महीने का पैसा कैसे आएगा, आप अपने सपने कैसे पूरा कर सकेंगे, आप अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकेंगे, ये तमाम चीज़ें आज जानने की कोशिश करेंगे। जयपुर से सीधा आए हैं पिंक सिटी से अवनीश जी मेरे साथ। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू तमन्ना जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपसे मिलने के बाद मतलब आपकी जो एनर्जी है, जिस तरीके से अभी आपने समझाया, बतलाया, मतलब बोलने का अंदाज तो आपका अलग है ही, उसी कारण से मैं आपके पास बैठा हूँ। बहुत बहुत सर, पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी से डील करते हैं, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, किस दिशा में जा रहा है रियल एस्टेट इस वक्त? रियल एस्टेट की एक ही दिशा है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। न तो दाएं देखता है न बाएं देखता है, केवल और केवल ऊपर की तरफ जाता है। इसका ग्राफ ही ऊपर जाने के लिए बना है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2026 के बाद आने वाले, मैं अगर 5 से 10 साल की बात करूं, तो कौन सा ट्रेंड आपको लग रहा है कि ये होने वाला है? इसके ट्रेंड की बात नहीं कर रहा है, ये वायरल और ये ट्रेंड और वायरल तो रील्स वगैरह पे होती है। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, प्रॉपर्टी बनी ही बढ़ने के लिए है। मेरा एक फिक्स डायलॉग है, हर पॉडकास्ट में आपको मिलेगा। ये एक शाश्वत सत्य है कि एक ना एक दिन इंसान और प्रॉपर्टी का ऊपर जाना तय है। इसको कोई भी
ताकत नहीं रोक सकती। रुक सकता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो कम हो सकता है, लेकिन एक बार वो हमेशा ऊपर जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे, पता नहीं कितनी सारी, अगर मैं पिछले 40 सालों की बात करूं तमन्ना जी, कितनी सारी बर्बादियां आई है, कितने सारे प्रॉब्लम्स आई हैं। लेमैन की जो मंदी थी 2008 के अंदर, 2014 के अंदर नोटबंदी जो थी आपकी, यानी डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद सबसे बड़ी भयावह अगर मंदी की मैं बात करूं तो वो आपका कोविड, जहां लोगों को खो दिया था। उस समय लोगों को लगा था कि जब हम ही नहीं रहेंगे तो प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। लेकिन आज देखिए ना, वो सब कोई भूल गए और जिस जगह पे प्रॉपर्टी आज उससे 3 टाइम्स ऊपर चली गई, कई जगह तो 4 गुना बढ़ चुकी। तो प्रॉपर्टी को कोई नहीं रोक सकता, ये बंधने वाली चीज है ही नहीं एक्चुअली। जिसको कहते हैं ना आत्मा, वो विरक्त होती है, उसको कोई नहीं बांध सकता। सेम मैं तो बोलता हूं साहब, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आत्मा है, आत्मा स्वरूप है ये, इसको कोई नहीं बांध सकता। इसका ऊपर जाना तय है, बशर्ते आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी में सोच समझकर इन्वेस्ट किया है। और अच्छी प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है? अच्छी प्रॉपर्टी का सबसे पहला डेफिनेशन तो है कि आप सस्ते के लालच में ना फंसे। ठीक है, क्योंकि आपको जब पता है इस जगह पे लाख रुपए में प्रॉपर्टी मिल रही है और आप ये समझ के कि यहाँ 50,000 में मुझे ये आदमी दे रहा है, आप अच्छे से जानते हैं यहाँ आपके फंसने के चांसेस पूरे हैं। बावजूद उसके उस जगह पर आप फंस जाते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, आप उस जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जो डेवलपिंग फेज में हो, जिस जगह पे ऑलरेडी आदमी पैसा कमाकर निकल रहा है और आप अपने आप को 30 मार खां बना के ये बताते हो कि मैं भी यहां से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मैडम, मक्खन एक बार निकलता है, दूसरी बार तो छाछ ही निकलेगी। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, किसी के कहने से प्रॉपर्टी इन्वेस्ट मत कीजिए। प्रॉपर्टी आज के लिए नहीं है। प्रॉपर्टी के बस 2 ही यूज हैं, या रहने के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए है। ठीक है ना। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जरूर कीजिए, जितना हो सकता है करिए, क्योंकि एक ना एक दिन यह आपको धनवान बना के छोड़ेगी। जब लक्ष्मी जी से प्रॉपर्टी मिलके आई थी तो लक्ष्मी जी से वादा करके आई थी और लक्ष्मी जी ने भी तथास्तु बोला था कि तुम जिसके पास रहोगी उसको धनवान बना दोगी। और आप तो जानते हो लक्ष्मी जी कभी झूठ नहीं बोलती। बिल्कुल। पहली बार अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो क्या जहन में रखना चाहिए? और ऐसा शख्स प्रॉपर्टी खरीद रहा है जिसके पास समझ लीजिए कि लिमिटेड पैसा है, अगर उसने प्रॉपर्टी में डाल लिया तो एक रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। मैडम, एक तो ये लिमिटेड की परिभाषा मुझे आज तक समझ में नहीं आई। कोई एक आदमी के लिए 10 लाख लिमिटेड है तो एक आदमी के लिए 10 करोड़ भी लिमिटेड नहीं है। सबके अपने अपने स्टेटस है। मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, सबसे पहले बात हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं या रहने की कर रहे हैं। रहने के लिए आप फ्लैट ले सकते हो। मेरी पहली राय रिकमेंडेशन है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट लेने की सोच रहे हो तो बड़ा वाला बिग नो लगा दीजिए वहां पे। बड़ा वाला क्रॉस लगा दीजिए। क्यों? उसका बहुत सीधा सा रीजन है, फ्लैट जो है वो डिप्रिशिएटिंग एसेट है। आपका खाली प्लॉट है वो एप्रिशिएट करता है। उसका रीजन, जो भी चीज का निर्माण हो चुका, जिसने एक आकार ले लिया, वो हमेशा घटेगा। मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी पुरानी होगी, डेप्रिशिएट होगी, ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल किसी भी चीज का होगा, उसके अंदर हर किसी की अपनी अपनी सोच होगी। कोई उस खाली प्लॉट के ऊपर 2 मंजिल मकान बनाना चाहता है, कोई 5 मंजिल बनाना चाहता है, कोई इसमें नीचे कमर्शियल खोलना चाहता है, कोई नहीं चाहता है, कोई उसका ब्यूटिफिकेशन अलग ढंग से करता है। तो जहां पर आपकी सोच नहीं रुकती, उस चीज की कीमत हमेशा बढ़ती है। तो फ्लैट जो है, देखिए मैं बतलाता हूं आपको, आज फ्लैट के अंदर कौन कमाता है? सबसे मेन बिल्डर कमाता है। जिस चीज में ऑलरेडी उसने पैसा कमा लिया, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? उसका रीजन है, फ्लैट नहीं बिकता, वो बेसिकली मार्केटिंग बिकती है, वो एडवर्टीजमेंट बिकता है, वो बड़ा बड़ा कमीशन बिकता है कि हमारा स्टाफ को हम इतना बड़ा कमीशन देंगे अगर आप ये फ्लैट बेच देते हो तो आप जिस दिन उस फ्लैट में प्रवेश करते हो, उस दिन से वो बिल्डर वहां से निकल जाता है अपनी मार्केटिंग टीम को लेके, किसी दूसरी जगह दूसरा फ्लैट बनाता है, फिर वहां पे नई मार्केटिंग करता है, और आपकी जो चीज है वो उसके सामने छोटी नजर आने लग जाती है, और जो दूसरी नई जो बिल्डिंग्स आ रही है वो मार्केटिंग टेबल पे बड़ी नजर आने लग जाती है। तो आपकी जो फ्लैट है वो डिप्रिशिएट कर रहा है, और नई जो आपका
प्लॉट्स वगैरह हैं वो हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, आप लिख के ले लीजिए। तो फ्लैट लेना बेटर रहता है कि अपना मकान लेना? मैडम फ्लैट तो कभी भी नहीं लेना चाहते, रहने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्लैट बेटर है। हाँ। और इन्वेस्टमेंट के लिए मकान के लिए भी नहीं बोल रहा मैं, बंगलो भी नहीं बोल रहा मैं, विला भी नहीं बोल रहा। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा खाली प्लॉट लीजिए। इन्वेस्टमेंट कभी भी इमोशनल ड्रिवन नहीं होना चाहिए, इमोशनल में बह के नहीं लेना चाहिए कि मेरे काका ताऊ पापा बहन सबने यहाँ ले रखा है इसलिए मैं यहाँ लूँ। बिल्कुल। लक्ष्मी जी चंचल है, उनको दूर जाने दीजिए। जितना वो दूर रहेंगी आपको ज्यादा नजदीक का एहसास कराएंगी। मतलब जो एक डेवलपिंग एरिया है हमेशा वहां पर इन्वेस्ट करो, आपका पैसा बढ़ना निश्चित है। और आजकल क्योंकि जो बिल्डर फ्लैट्स होते हैं उनमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन का भी पैरामीटर होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन, और एक होता है जैसे रेडी टू मूव। किसको ज्यादा आप तवज्जो देते हैं? मेरे हिसाब से रेडी टू मूव इज द बेस्ट चॉइस, बिकॉज जब आप बिल्डर का जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप उस फ्लैट को नक्शे में खरीद रहे होते हैं, एक्चुअल नहीं होता। फ्यूचर में जाते जाते क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम्स आएगी, कौन सी एनओसी मिलेगी, कितने टाइम में बिल्डिंग बनेगी, उसने दिखाया क्या है, बनेगा क्या, उसमें सीपेज की प्रॉब्लम, उसमें दूसरी तरह की प्रॉब्लम, सोसाइटी कैसी बनेगी, काफी सारी वहां पे प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली आज रेरा जो हमारा इंडिया के अंदर 2017 में आया, ये इतना मजबूत नहीं है कि अगर कोई बिल्डर उसके अंदर कोई भी ग्लिच करे तो उसको सजा हो जाए। हाँ। उसको टाइम मिलता है, पैसा देके आप टाइम ले लीजिए। लेकिन कस्टमर का जरा सोचिए, जिसने बेचारे ने लोन पे पैसा लिया है वो बेचारा बर्बाद होता रहता है उस बिल्डर के काले कारनामों के कारण। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं तथाकथित उन बिल्डर्स की बात कर रहा हूं जिनका काम अच्छे से बिल्डिंग बनाना नहीं होता। तो उनके चक्कर में भरोसा करके बेचारे कई सारे लोग बर्बाद होते हैं। काफी सारे हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे। अगर उन्होंने पूरी बिल्डिंग बनने के बाद में, साजो सज्जा के बाद में, चाहे 2 रुपए महंगा भी फ्लैट लिया होता तो शायद वो बहुत सुखी होते। ठीक है ना। क्योंकि बिल्डर के पास एक फोमो होता है, मिसिंग आउट का। आपके पास में 100 फ्लैट बाकी हैं, लेकिन वो यही बतलाएगा मैडम मेरे पास तो केवल 2 ही फ्लैट बचे हैं, बाकी तो सब निकल गए। तरीका ये होता है, आप रेरा की साइट पर जाइए, वहां पर उसकी साइट ओपन कीजिए, इनके रेरा नंबर डालिए, आपको सब चीजें मालूम पड़ जाएगी कि कितने फ्लैट बाकी हैं, कितने बिके हैं। अच्छे से बार्गेन कीजिए। एक ही जरूरी थोड़ी है कि आपको एक ही बिल्डिंग मिल सकती है, और भी काफी सारे कंस्ट्रक्शन आते हैं। फर्क केवल इतना सा पड़ता है कौन सा बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को कितना अच्छे तरीके से दिखा रहा है। जो दिखता है वो बिकता है, ये पुरानी कहावत है। लेकिन आप उस माया जाल में मत फंसो। आपने अपनी जीवन भर की कमाई जिस चीज में लगा रहे हो, तो बेसिकली उसको पूरे सोच समझ के, पूरे अच्छे से एनालिसिस करके उसके बाद ही इन्वेस्ट करो, तो आप कमाओगे। चाहे वो प्लॉट हो, और मान लीजिए आपको रहने के लिए फ्लैट चाहिए, तो भी कम से कम अच्छे से समझ के उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अब आप जैसे कह रहे हैं कि मेहनत की कमाई, जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और सबसे बड़ा होता है कि भैया रिस्क भी हो सकता है ना। तो आप क्या कहते हैं कि मिनिमम आपके पास कितना हो तो कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है? मैडम 2 चीजें हैं। एक तो रिस्क का ना लेना ही रिस्क है। ठीक है ना। आपने सुना होगा, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। सबसे पहले मिनिमम की बजाय आपको यह सोचना पड़ेगा, आपकी सोच को बड़ा करना पड़ेगा कि मुझे ये जगह अच्छी लग रही है, मुझे यहां इन्वेस्ट करना है। अच्छा, ठीक है। माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। ये सारे लोग माइंडसेट से गरीब नहीं होते। जब आप यहां पर बैठ के कोई चीज बता रहे होते हैं, उनके पास, सबके पास मैडम दिमाग है। जो भी आदमी आपको देख रहा है समझदार है, पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा नहीं है। उसको पता है कि उसका बातें करनी अलग होती है जब, लेकिन जब पैसा लेकर जाता है तो इंवेस्टमेंट के लिए दिमाग से बात करने की कोशिश करता है। हमेशा उसको पता होना चाहिए कि सबसे पहली चीज उसका जो फैसिलिटीज है, जो उसकी एमिनिटीज है, वो वर्थवर्दी है या नहीं है। बिल्डर जो है वो टाइम पे डिलीवर करता है या नहीं करता है, वो ऑनेस्ट है या नहीं है, वो टेम्परेरी बेनिफिट देख रहा है या परमानेंट के ऊपर खेल रहा है। जब तक ये सारी चीजें आप नहीं समझेंगे, यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सी बिल्डिंग बेस्ट है और कौन सी सेकेंडरी है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ के अंदर आपको सिटी का जो मास्टर प्लान है उसके बारे में पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप
चाहे वो रहने के लिए लें या इन्वेस्टमेंट के लिए लें, यू विल बी हैप्पी। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं, तो क्या यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में वैसे भी इन्वेस्ट करना कोई मामूली बात नहीं है, हाँ। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या बैकग्राउंड देखना चाहिए? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि भाई जो अभी बन रही है, जो डेवलप हो रही है जगह, आप वहां पर इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको लगता है कि ये समझदारी है? मैडम, दो चीज़ें आपने जो बतलाई, पहली चीज़ जो आपने मेरा जवाब दे दिया, इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा नई डेवलपिंग एरिया, जो आज आपको जंगल दिख रहा है लेकिन 5 साल बाद जहाँ पे मंगल होना चाहिए, हमेशा वहाँ पर इन्वेस्ट करो। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी, वहाँ पर सोच भी बुढ़ी हो चुकी, क्योंकि उसको डेवलप होने में कम से कम 10-15 साल का समय लगा है। तो उसकी जो प्लानिंग थी वो भी 10-15 साल पुरानी थी। उस समय लोगों को लगा था केवल इतनी सी पॉपुलेशन आएगी, गाड़ियां केवल इतनी सी होगी, लोगों की जरूरतें केवल इतनी सी होगी, उसी के हिसाब से उसको उन्होंने डेवलप करने की प्लानिंग तैयार की थी। लेकिन उन गलतियों से गवर्नमेंट सीख रही है। उन्होंने बोला हमने ये बड़ी गलती की, 15 साल पहले हमने ऐसी जगह बचाई जहां पे संकड़ी रोडें थी, जहां पे मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, पानी बिखरा पड़ा रहता था, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो नेक्स्ट जो जगह हम लोग डेवलप करेंगे उसमें रोड चौड़ी चौड़ी होंगी, प्लांटेशन बहुत बढ़िया होगा, पार्किंग होगी, एमिनिटीज होंगी, वहां पे बहुत बड़ा कमर्शियल होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि आगे पीछे डेवलपमेंट उसी जगह आता है। उसका रीजन भी एक मैं आपको उदाहरण के साथ बतलाता हूं। अगर किसी बड़े मॉल को आना है, किसी बड़ी सोसाइटी को वहां पर किसी जगह पे, पुरानी जगह पे फ्लैट बनाने हैं, तो पहली चीज तो वहां की रेट्स काफी ज्यादा हायर साइड पे है। दूसरी चीज, उस पे हाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, पार्किंग की प्रॉब्लम रहेगी। वो पर्टिकुलर अपनी बिल्डिंग में तो कोई भी सुधार कर सकता है, लेकिन आसपास के माहौल को तो नहीं सुधार सकता, लोगों की सोच के साथ तो नहीं खेल सकता। तो उसके लिए क्या है, बेस्ट चीज है कि नई जगह पे जाके वो एक नई सोच के साथ में नया निर्माण करे, जहां पर जमीन के अंदर कम पैसा और जमीन के बाहर ब्यूटिफिकेशन के अंदर वो ज्यादा पैसा लगा के लोगों को आमंत्रित कर सके, और लोग उसको इनकेश करते हैं। ये बहुत सारे उदाहरण है। मान लीजिए अगर 40 साल पहले किसी ने दिल्ली के अंदर कोई जगह ली होती, फ्लैट लिया होता, ठीक है, और दूसरा एक आदमी ऐसा है कि 40 साल पहले उसने बोला दिल्ली तो बहुत महंगी है, मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर जयपुर या जो भी शहरों को जोड़ने वाली रोड है वो गुड़गांव से होके निकलेगी, लाइक केपी सिंह जी, ठीक है, फार्मर की जगह जमीन थी, उन्होंने खरीदते चले गए। एक विजन था उनके पास, उन्होंने गुड़गांव में इन्वेस्ट किया, किसी ने नोएडा में किया। अब हम बात करते हैं 40 साल पहले एक आदमी ने 10 लाख रुपए उस सबसे ज्यादा डेवलप्ड जमीन पे इन्वेस्ट किया था, और एक उसी आदमी के दूसरे भाई ने 10 लाख रुपए गुड़गांव या नोएडा में इन्वेस्ट किया था। तो आप सोच के देखो उस 10 लाख रुपए की कीमत में और आज यहाँ की कीमत में कितना बड़ा फर्क आ गया। क्योंकि वहां पर अगर उसको 10 लाख रुपए में 1000 गज या 100 गज जमीन मिली थी, तो यहाँ पर उस समय वो 100 गज के सामने कम से कम 5000 गज जमीन ले रहा था। उसी हिसाब से उसके पैसे मल्टीपल हो गए। तो हमेशा डेवलपिंग एरिया के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 10 लाख रुपए अगर किसी के पास है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कैसे एंट्री करे वो रियल एस्टेट में? बहुत सारे तरीके होते हैं 10 लाख के अंदर एंट्री करने के। पहली चीज है, आपका एक ग्रुप होता है, आप 4 पार्टनर मिलकर एक जगह को ले लीजिए, चारों के नाम से एक ही प्लॉट की रजिस्ट्री 4 नाम से करवा लीजिए, आपका एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि इस रेट पे आने के बाद हम बेचेंगे। उनमें से अगर कोई चाहेगा तो जो बेस्ट रेट लगाएगा वो रख सकता है। पहला तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप किसी को इन्वेस्ट, अगर आप समझदार हैं, आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, कहीं पे 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का एडवांस देकर उससे 3 महीने का टाइम ले लीजिए कि रजिस्ट्री का टाइम 3 महीने है। उस 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पैसा देके आप किसी और दूसरे व्यक्ति को जगह है बेच दीजिए, तो बीच का जो मार्जिन है वो सारा आपका हो गया। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका जो RIT रिट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें तो केवल फ्लैट्स जो किराए की इनकम होती है उसके लिए बोला जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें इन्वेस्ट करना है, काफ़ी सारी जगह जो बाहर एरिया होती है वहाँ पर आपको बहुत सस्ती ज़मीनें मिल जाती हैं, जो अथराइज्ड होती है, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ में होती है, तो आपको बड़े आराम से कर सकते हैं आप। लास्ट में मैं एक आपको ऐसी जगह भी बताऊंगा जो मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, ठीक है, और उससे
जो लेने वाले हैं उनका तो भला होगा ही होगा, साथ में कुछ बहुत ही ज़्यादा गरीब बेचारे किसान हैं उनका बहुत ज़्यादा भला होगा, उनकी दुआएं जरूर लगेगी। लेकिन इसको हम लोग लास्ट में लेंगे प्लीज़। चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट चल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो सरकार की ये पॉलिसीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज़ लाते हैं, ये प्रॉपर्टी के रेट्स को कैसे फ्लक्चुएट करता है? मैम, प्रॉपर्टी के जो फंडा है इसमें 3L बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, जो आपने अक्सर सुना होगा, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। मूवीज़ में एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो प्रॉपर्टी भी जो इसका हीरो है वो हमेशा एक ही बात बोलता है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अच्छा, लोकेशन क्या है? लोकेशन बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। हाँ, लोकेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, वहाँ मेट्रो आ रही है, वहाँ रिंग रोड आ रही है, वहाँ बस स्टैंड आ रहा है, रेलवे स्टेशन आ रहा है। आप इसका एक एग्जांपल लेना, हम आज पॉडकास्ट कहाँ पर कर रहे हैं? नोएडा में। आज से 4 साल पहले नोएडा को कितने लोग कितने रुपए में खरीद रहे थे, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। जैसे ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जेवर एयरपोर्ट का नाम अनाउंस हुआ, वो मार्केट कहां से कहां भाग गया हमको समझ में भी नहीं आया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी खबर आती है और इस जो प्रॉपर्टी है उसके पंख लग जाते हैं। लेकिन ये जो सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का सपना दिखाया जाता है या फिर जो तमाम चीज़ें बुनी जाती हैं, अब आपने जेवर एयरपोर्ट की बात की। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि जेवर एयरपोर्ट मात्र एक कह सकते हैं लॉलीपॉप था और ज़मीनें ही बिकवानी थी, ये तमाम चीज़ें थी। क्या ऐसा है? और ये जो बात मैंने की है स्मार्ट सिटीज़ की और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की, तो क्या रियल एस्टेट पर इम्पैक्ट डालती हैं ये? मैडम, ये इम्पैक्ट क्या होता है? मैडम, ये अजीबो गरीब लोग होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आते हैं और बोलते हैं कि जेवर जो एयरपोर्ट है केवल एक लॉलीपॉप था। उन जमीनों के नाम पर आपने कितना सारा पैसा छाप लिया, कमा नहीं लिया, छाप लिया, वो तो कम से कम पॉडकास्ट पे बताओ। क्या वाकई में इतना बड़ा जो सपना है, जो आपके दिल्ली इंटरनेशनल से बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, क्या आप उसको लॉलीपॉप बोलने की गलती कर सकते हैं? लगातार वहां काम नजर आ रहा है, रोज उसमें ऑपरेशन की कार्यवाही हो रही है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या लोग होते हैं। और पता नहीं आजकल क्या होता है, सबको समझ में आ गया कि अगर सीधा और सच्चा बोलोगे तो आप हिट नहीं होगे, इसलिए वो जानबूझकर एक ऐसी चीज जरूर बोलते हैं जिसके कारण से वो लोग उसके अंदर गालियां उनको दें। और वो ऐसे लोग होते हैं गालियों में बड़े खुश होते हैं, बदनाम तो हो रहा हूं लेकिन नाम तो हो रहा है, ठीक है ना। कहते हैं ना, उंगलियां अक्सर उन्हीं पे उठती है जो बदनाम होते हैं, तो उठाने दो उंगलियां। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर हम लोग आपके आ जाते हैं, बेसिकली स्मार्ट सिटीज। तो ये जो एक है धुलेरा से शुरू हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि एक कोई भी आप जब विजन देते हो उसकी एक साथ में टाइमलाइन आपको फिक्स करनी चाहिए, उसकी जो एज है उसको निश्चित करना चाहिए कि इतने टाइम में ये चीज डेवलप हो जाती है। क्योंकि लोगों को भूलने की आदत है, सोच उनकी मर जाती है। आज जिस समय मोदी जी ने उसका विजन दिया था, ठीक है, उस समय वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। गुजरात के बाद आप वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उनके लिए वो प्राइमरी जो चीज थी वो सेकेंडरी बन गई। अब वो भगवान भरोसे चल रहा है। पहले उसका जो विजन था 2032 का था, वो ऑलरेडी 2040 पे तो जा चुका और ये 2040 आते आते 2050 पे आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये निश्चित है कि उस जगह पे बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होने वाला है, जितनी बड़ी सिटीज बसा रहे हैं, लेकिन उस इंटरेस्ट को कौन बियर करेगा? जिन्होंने आज पैसा लगा दिया। प्रॉपर्टी रुक रुक के बढ़ रही है लेकिन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और धीरे धीरे पता लगेगा कि इंटरेस्ट के कर्ज में वो इतना डूब जाएगा कि प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ी हुई है लेकिन इंटरेस्ट उससे ज्यादा बढ़ गया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज ऐसी हो जिसके अंदर टाइम लिमिट नहीं हो, तब तक उसमें इन्वेस्ट करना बेटर है। बाकी सब चीजें अच्छी है, और यही मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन में भी बोला था। स्मार्ट सिटी के ऊपर एक मैं फिर से आपको और बतलाऊंगा, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हम इसको नेक्स्ट में बतलाएंगे, प्लीज बतलाएं। ठीक है। क्या रियल एस्टेट में ये ब्लैक मनी का प्रभाव कम हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि ब्लैक मनी का प्रभाव कोई बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। हालांकि आजकल जेनजीज हैं, जो भी लोग हैं, उसको ब्लैक मनी में वो विश्वास नहीं करते। और आज अगर हम लोग भी बात करें, जो इन्वेस्टर होगा
उसको ब्लैक मनी से इसलिए मतलब नहीं होता है कि नॉर्मली वो जब टैक्स देता है तो उसको 33% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जमीन ऐसी चीज है जो आज के लिए नहीं है, उसको कम से कम आप 5-7 साल के लिए लेते हो तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलता है, यानी आपका पैसा 14% ही टैक्स आपको देना पड़ता है। तो जमीन में भी कमाते हो प्लस टैक्सेस में भी कमाते हो। लेकिन फिर भी हाँ, आज थोड़ा बहुत इसका फर्क पड़ता है। उसका एक रीजन है। मैं तो अगर आपको प्लॉट लेना भी है तो आप अगर किसी को 20 लाख रुपए का चेक दे के बैठोगे ना तो उसको मजा नहीं आएगा। और वहीं पे जब 5 लाख रुपए नगद लेके आप बैठते हो तो पता नहीं गांधी जी कौन सा इत्र लगाते थे, कौन सा परफ्यूम लगाते थे, आज तक उसमें से महक आती है। और अल्टीमेटली वो उसके अंदर रेट तोड़ता है। तो कैश मनी आज भी है, कल भी रहेगी, और जब तक इंडिया है तब तक मुझे लग रहा है इसको कोई भी खत्म कर नहीं सकता। चलिए, ये तो इन्वेस्ट और खरीदने की बात हो गई। अब मैं थोड़ा टेढ़ा सवाल पूछती हूँ, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो मैं क्या देखूं, कैसे, जैसे आपने तोड़ने की बात की, तो कैसे ग्राहक बनाऊं? उसका सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो आज की डेट के अंदर जिस युग में आप जी रहे हो, सोशल मीडिया और रील, आजकल अखबार जो है वो रद्दी की टोकरी हो गए। सुबह आता है, चाय तक रहता है, उसके बाद रद्दी की टोकरी में चला जाता है। मैं तो इवन रील्स को भी वही बोलूंगा। वो एक बार बरसाती कीड़े की तरह, मच्छर की तरह उड़ती है, उसके बाद हाइप क्रिएट करती है और उसके बाद जल्दी से गायब भी हो जाती है। लेकिन यूट्यूब है आज, ये सर्च इंजन है, ये आज भी है, कल भी है और 5 साल बाद भी रहेगा। तो एक तो इन चीजों पे आप डाल रहे हो कोई भी चीजें। सेकंड, आप ब्रोकर्स की हेल्प लो। काफी लोग बोलते हैं ब्रोकर्स को नेगेटिव बोलते हैं। मैं बोलता हूं उससे बढ़िया आदमी कौन होता है। आपकी 100 करोड़ की या 1 करोड़ की चीज में जस्ट 1 लाख रुपए लेकर आपको, आपकी पहुंच एक जने तक थी, उस पहुंच को 50 जनों तक लेकर जाता है, आपके बीच में अच्छे से डील करवाता है। आप भागते हो या नहीं भागते हो, आपके लिए वो भागता है। ठीक है ना। तो हर बुरी चीज बुरी नहीं होती। जो हमने कई जगह बदनाम, कुछ हो सकते हैं ब्रोकर्स या आपके कंसल्टेंट या रियल एस्टेट एडवाइजर बुरे हो सकते हैं जो बीच के अंदर अपना मुनाफा रखते हो। अगर वो पैसा लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो गलत है। लेकिन बिना पैसे आप दोनों की ब्रोकरेज के नाम पे अगर बीच के अंदर गायला रखते हैं तो गलत है। लेकिन काफी सारे ईमानदार ब्रोकर्स हैं जो टेम्परेरी नहीं सोचते, परमानेंट सोचते हैं। तो मैं तो सैल्यूट करता हूं उनको। मतलब कि जितने ना उनको सुनने पड़ते हैं, जितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है, शायद किसी और को नहीं करनी पड़ती होगी। उसके बाद भी आपके लगे रहते हैं और एक प्रॉपर्टी आपकी बिकवाने के लिए या खरीदने के लिए लास्ट तक मेहनत करते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज है आप ब्रोकर्स, अच्छे ब्रोकर्स का सिलेक्शन करो, जिससे क्या वो आपकी प्रॉपर्टी जो है 50-100 जनों तक जावे। कई बार होती है आपको बेचनी सस्ती है, लेकिन जब तक लोगों को पता ही नहीं लगेगा कैसे बिकेगी। तो पहले, सबसे पहले उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए वो मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, सेतु यानी ब्रिज होना चाहिए। वो आपके लिए एजेंट्स हो सकता है, सोशल मीडिया वगैरह हो सकता है। और बिल्डर्स कई बार कुछ ज्यादा ही क्लेम कर लेते हैं कि आजकल तो चलो, फिर अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लॉ आ गया है, लेकिन ये जो क्लेम्स होते हैं इनके झांसे में ना आया जाए, ये कैसे पता लगाया जाए? मैडम, बिल्डर्स का काम ये है कि वो आपको सपने दिखाते हैं। हाँ। आज की डेट में अगर कुछ भी आपको बेचना है, डर और सपने, बस 2 ही चीजें बेची जाती है। या तो उसको इतना डराओ कि वो घबराकर आपसे प्रॉपर्टी ले ले कि कल इतनी सारी रेटें बढ़ जाएगी, तुम लास्ट कस्टमर हो, ले लो, नहीं तो पता नहीं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। और यही एक सपना है, अगर ये ले लोगे तो भविष्य के अंदर आप बहुत ज्यादा धनवान बन जाओगे। इवन वो ये कहने से नहीं चूकते कि कल ही एक प्लॉट हनुमान जी लेकर गए हैं, उनके कहने से गणेश जी भी आए थे और लक्ष्मी जी ने उनको रिकमेंड करके भेजा था। तो उनका कोई भरोसा नहीं है, कोई सिर माथा नहीं है। जो अगर अच्छा बिल्डर होगा तो उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसका प्लॉट बैठे बैठे बिकता है। और जो मार्केटिंग कर करके बेच रहा है, तो आप अपने जो भी आपकी स्टडी है उसको अच्छे से कीजिए, रेरा देखिए, प्रोजेक्ट की फाइल देखिए, उसने कितने डिलीवर किए हैं, उसके अलावा आसपास की जो सोसाइटीज हैं उनकी रेट्स देखिए, कंपेयर कीजिए, एमिनिटी चेक कीजिए। इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं, आप एक साड़ी या सूट खरीदने जाते हैं, आप कम से कम 15 दुकानों में धक्के खाते हैं, हर जगह कमियां निकालते हैं, उसके बाद में उसको खरीदते हैं। और यहाँ पर
स्पेशली आप लेडीज लोगों के साथ तो, और अगर सब्जी भी खरीदना चाहते हैं तो उसको भी अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना। एक मुझे यहाँ पे जोक याद आ रहा है कि एक व्यक्ति किसी को, हस्बैंड को बोलता है तू बहुत लकी था। बोला ऐसा क्यों? बोला जो औरत एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर आती है, तेरे को एक बार में पसंद कर लिया। तो कहने का मतलब है जो आदमी इतना ज्यादा दूसरी चीजें खरीदने में लगा रहता है, स्टडी करता है, अभी मोबाइल खरीदना है, पता नहीं क्या क्या कंपैरिजन करेगा, कौन कौन सी साइट पे जाके देखेगा। लेकिन जब एक प्लॉट खरीदता है, मेरे मामा के भाई के ताऊ के फूफा के नाना ने मुझे ये बोला है क्योंकि वो यहाँ पे रहता है, उनको ये जगह अच्छी लगी, इसलिए तुम भी ये जगह खरीद लो। हो सकता है उन्होंने अपनी जिंदगी में आज दिन तक एक प्रॉपर्टी नहीं खरीदी हो। जो कुछ नहीं करता वो सबको बर्बाद करने का काम करता है, ये एक निश्चित है। मान लीजिए आपको आपके आसपास ऐसे कई सारे नमूने नजर आएंगे, क्योंकि आप तो ये बात बोल नहीं सकते उनको नमूने की, मैं बोल सकता हूं। ऐसे काफी सारे नमूने होंगे, यार ये प्रॉपर्टी ठीक नहीं है, या ये प्रॉपर्टी 200 रुपए कम में खरीद लेता। पहले उनसे पूछो कि तुमने आज तक कितनी प्रॉपर्टी बना ली जो तुम मेरे को सलाह दे रहे हो। वो आज तक न तो खुद प्रॉपर्टी खरीद पाए और ना आपको खरीदने देंगे। और लास्ट के अंदर क्या होगा, 10 साल पहले जिस मकान में आप रह सकते थे उसी के आगे सेल्फी खिंचवा के बोलोगे काश काश 10 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी ले ली होती, आज मैं भी अमीर होता। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम कपड़े तो हर कोई ब्रांडेड पहनता है, सोच को ब्रांडेड करो तभी आप जी पाओगे, पैसे कमा पाओगे। सिंपल सी चीज है ये, छोटी सोच और पांव की मोच आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। अच्छा ये बताइए, हर किसी का आजकल सपना होता है, खासतौर पर अगर हम अपनी बात करें कि भैया मतलब 60 साल के बाद या रिटायरमेंट एज के बाद या फिर अभी 5-6 साल बाद हम पहाड़ों पे घर बना लें एक छोटा सा। हालांकि पहाड़ों पे घर बनाने का अब वो भी है कि आप नहीं खरीद सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन एक सपना होता है। अब मतलब कुल मिला के शांति वाली जगह पे, पीसफुल जगह पे चले जाओ। तो पहले तो जयपुर आ जाइए। एनीवे सॉरी, जोक्स अपार्ट। हाँ, जयपुर का भी बड़ों का दिल करता है। जयपुर हो गया वो, जयपुर नहीं हो गया। दिल्ली वालों के लिए तो दिल की अब धड़कन बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो AQI लेवल है, इसके बाद यहाँ की ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, रोज की चौं चौं पों पों आती है, उसके बाद में इतने ब्रिजेस है कि एक ब्रिज छोड़ दिया तो आप पता नहीं कहाँ जाते हो। गूगल भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो उससे बढ़िया है केवल 2.5 घंटे के अंदर आप जयपुर पहुंचते हो, और वहां की जो लग्जूरियस लाइफ है, आप मिनटों के अंदर कहीं भी पहुंच सकते हो। जितने बड़े बड़े होटल्स रेस्टोरेंट वहां है, उतनी सी पॉपुलेशन में कहीं भी नहीं है। आपको लग्जरी लाइफ जीनी है, सूरज अस्त जोहरी मस्त वाली एक कहावत वहां चला करती थी, तो आपको जयपुर में मिलेगी। चलिए पहले जयपुर का ही पूछ लेती हूँ, फिर मैं आपको अपने हिमाचल लेके जाऊंगी। पहले आपके साथ चलते हैं। नहीं, पहले आपके हिमाचल चलते हैं, पहले हिमाचल मौसम को अच्छा थोड़ा ठंडा करते हैं। तो अगर हिमाचल में मुझे कुछ घर, किसी को भी घर बनाना है, तो क्या चीज़ें उसको होनी चाहिए? और पैसा मतलब ऑब्वियसली वहाँ पर आपके इसका सोर्स तो नहीं है, इनकम का सोर्स तो नहीं है, तो आपको कोई ऐसा भी चाहिए सोर्स जो महीने भर में आपको कम से कम 40-50 हज़ार रुपया तो दे दे, क्योंकि 50 हज़ार वैसी जगह के लिए काफ़ी है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैडम 2 चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज है, आप पैसे की बजाय शांति की ओर जा रही हैं। एक एज के बाद सबके साथ होता है, ज्यादा खुश कौन है, सोने की चेन वाला या चेन से सोने वाला। डेफिनेटली एक आज आपको सोने की चेन चाहिए, लेकिन एक दिन आपका जब गला दुखता है तो आप चेन उतार के साइड में रख देते हो और आप चेन से सोना चाहते हो। ठीक है, तो हम आते हैं आपके हिमाचल की वादियों में, क्योंकि आप वहां पर हैं। तो बेसिकली ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर आपको अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलती। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर प्रॉपर्टी की रेट्स नहीं बढ़ती। अगर आप 30 साल पहले हिमाचल में भी जाके, चाहे हिमाचल के किसी कोने में भी जाके देखेंगे, आपके दादाजी नानाजी या किसी ने भी कोई जमीन ली है, जिस रेट में ली है, आज 35 साल में अगर वो 20 गुना नहीं हो गई हो तो उसके डबल पैसे मैं दूंगा। हर जगह इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, बजाय केवल इसलिए कि जो भी आप जगह लो, एक अच्छी लोकेशन में लो, एक अप्रूव्ड जगह लो, अथोराइज्ड जगह लो, जिसके अंदर कोई कमी नहीं हो। सस्ते के लालच में मत फंसिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात है, आपने कमाई की बात की। मैं बोलता हूं हर जगह कमाई है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आदमी दुकान खोलने के बाद ही कमाता है, ऑफिस खोलने के बाद ही कमाता है? आप क्या कर रहे हो? आपने कौन सी दुकान खोली हुई है, कौन सी ऑफिस खोली हुई है? बड़े आराम से आप यूट्यूबर हैं और फ्यूचर ही आप लोगों का है। वो पुराना जो जमाना था जब लोग छोटी सोच रखता था कि दुकान से ही आदमी कमाएगा, अब वो सब ऑब्सलीट हो गए, आउट ऑफ द फैशन हो गए,
क्योंकि आज की डेट के अंदर ये जितने भी आपके अमेजोन हैं या जो भी ई कॉमर्स कंपनी है, इन सब लोगों ने सबको खत्म कर दिया। इनका मालिक कहीं बैठा है, काम कोई कर रहा है, बेच कोई रहा है, खरीद कोई रहा है, लेकिन सारी इन्वेंट्री इनके पास में है। तो बेसिकली हम इतनी दूर क्यों जाए, हम तो आप ही के ऊपर आए। जब आपसे बात हो रही है, आप मस्त बड़े आराम से हिमालय की, जो हिमाचल की वादियां हैं उनके अंदर बैठिए, आपका दिमाग भी खुश मिजाज रहेगा, जो आपकी सोच है वो और ज्यादा परिपक्वता की तरफ जाएगी और ज्यादा बेटर आप अपने अंदर से परफॉर्मेंस निकाल के पाओगे। क्योंकि आज के टाइम में आधा तो आप खाली आने जाने में, माथापच्ची में, इन्हीं में रहते हैं। खुद का एक स्टूडियो बनाइए और वहीं पे पॉडकास्टिंग कीजिए, शानदार ग्रोथ देगा। क्योंकि आज ये बंद कमरे वाली पॉडकास्टिंग से बढ़िया, जब आप हिमाचल की वादियों में बैठ के पीछे पेड़ एक्चुअल में लहला रहे हैं, आकाश आपको खुला हुआ दिख रहा है जो पोल्यूशन फ्री है, आपको वाकई देखने वालों को भी मजा आएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप जहां चाहो, जहां चाह वहां रहो, बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, हर जगह आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, कई ऐसे टूरिस्ट एरियाज हैं जहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कॉटेजेस में आप कैंपिंग आजकल करते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट बड़ा चला है। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में और किस चीज़ पर इसी तरह की चीज़ का इन्वेस्ट किया जा सकता है? जैसे एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तमन्ना जी, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आदमी दिखावे के पीछे ज्यादा भागता है, अपना दिमाग कम लगाता है। उसको जो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट होती है वो नजर आती है, उसके पीछे उसने कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की, वो नहीं देखता। ठीक है ना। तो किसी, जो आपका बोल्ट, हुसैन बोल्ट, जिसकी रफ्तार को कोई भी उस समय तक नहीं बीट कर पाया था, उससे किसी ने पूछा कि भैया 10 सेकंड के लिए तुमको भागना है, नाइकी का एडवर्टीजमेंट करना है, कितने रुपए लोगे? उसने, मान लीजिए वो एक्सपेक्ट 100 रुपए कर रहा था, उसने 1000 रुपए बोले, लाख रुपए बोले, ऑब्वियसली वो डॉलर्स में काफी बड़ी अमाउंट बोलेगा। तो इसने पूछा $1,00,000 10 सेकंड भागने के। तो उसने एक ही बात बोली है, 10 सेकंड भागने के नहीं है, पिछले 20 साल से मैं 10 घंटे रोज भाग रहा हूं, मैं उसकी कीमत तुमसे ले रहा हूं। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो चीज आपको एयरबीएनबी वगैरह सारी चीजें नजर आ रही है, मुझे जो लगता है 5 से 10% लोग हैं उनके एयरबीएनबी के अंदर वो कमाई कर रहे हैं, बाकी सब मेंटेन कर रहे हैं या घाटा खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलती से एक प्रॉपर्टी बना ली थी एयरबीएनबी के लिए। अब इतना बड़ा कंपटीशन हो गया कि अगर उसके अंदर इतनी बड़ी कमाई होती तो शायद वो दिन भर उसके ऊपर टैगिंग नहीं करते रहते होते। जितना वो मकान मेरा और उसके ऊपर मैं 15 से 20% एयरबीएनबी या गोआईबी को जो है उनको पैसा दे रहा हूं, अगर वो इतना ही ज्यादा इजी मक्खन होता तो फिर मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों? क्योंकि यार लोगों के पास चॉइसेस हो गई, ये जल्दी से जल्दी आउट ऑफ फैशन हो जाती है। आज आप एक एयरबीएनबी में गए, अगली बार 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 आपको बोले कि हर महीने में 3 बार कहीं जाना है, तो आप बार बार कितनी भी पार्टियों एक जगह नहीं जाओगे, आप फिर नए खोज करोगे। रोज रोज कहां से लोग लेकर आओगे आप? तो मेरा तो मानना यह है, और हो सकता है कुछ लोग इसके अंदर अच्छे भी हों। कॉटेजेस में भी सेम टाइम है कि कुछ टाइम के लिए वो चलते हैं, वो ऋतु बदल जाती है, एक मौसम होता है। इस समय तो टूरिस्ट काफी ज्यादा आते हैं, काफी टाइम नहीं आते। एक टाइम में आपको काफी पैसा मिल जाता है और दूसरे टाइम नहीं मिलता। तो चलिए, अब आपके शेयर सीजनल की बजाय मुझे लगता है जो 12 महीने जो बिजनेस चलता है प्रॉपर्टी, जो 12 महीने 365 दिन बिना संडे को हटाए और आगे आने वाले 40 साल तक चलनी है, उसमें इन्वेस्ट करो, जहां पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्रॉपर्टी खुद आपके लिए मेहनत करती है। बिल्कुल। अब चलिए, आप राजस्थान की बात कर रहे थे, क्या कुछ है वहां पर प्रॉपर्टीज में अगर इन्वेस्ट? सब कुछ है वहां पर, सब कुछ है, मेरे दिल के करीब है, इसलिए सब कुछ है वहां पर। क्योंकि एक तो मैंने, हम लोगों ने बात की 2.5 घंटे का सफर रह गया। जैसे पहले बॉम्बे से लोग पूना से बॉम्बे आया करते थे, आगे पीछे वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ से परेशान होके लोग वहां पे घर बनाएंगे और 2 घंटे बाद यहाँ आकर और शाम को वापस लौट जाएंगे। क्योंकि एक तो काफी रिजनेबल प्रॉपर्टीज मिल रही है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है वहां पे। पहले बीजेपी कांग्रेस की ये जो सांप सीढ़ी का गेम था कि एक 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल कांग्रेस, और जब कांग्रेस राजस्थान में तो सेंटर में बीजेपी, तो ये डेवलप होने नहीं दे रही थी। अब ये सबकी सब सारी गवर्नमेंट, 5 स्टेट के अंदर, इवन सेंटर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट और राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बूम कर रहा है। खुद मोदी जी अपनी टीम के साथ में
साल के अंदर कम से कम 4-5 बार आने लग गए। तो ये दिख रहा है हमको, विजन नजर आ रहा है। फर्स्ट ई हाईवे भी दिल्ली जयपुर के बीच ही चलाया जा रहा है, ठीक है, वो नितिन गडकरी जी काफी अनाउंस कर चुके हैं। उसके बाद डीएफसी का भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसका भी एक पार्ट जयपुर के पास से निकल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैं आपको अपने जो बात बतला रहा था, मैंने बतलाया था, मैं बाद में बताऊंगा, मेरे दिल के करीब है क्योंकि मैंने यूनिवर्स से काफी सारी चीजें ली है। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें कुछ गरीब जो किसान हैं उन तक भी पहुंचे। तो बेसिकली मैं यहाँ बात करना चाहता था जिसके अंदर उन किसानों का भी फायदा है और आपका भी काफी बड़ा फायदा है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका पैसा 200% बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है तमन्ना जी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेफ पैसा होना चाहिए। मतलब ऐसी जगह के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जहां पर अगले 5 साल के लिए अगर आप बाउंड्री वॉल भी नहीं बनाओगे तो भी आपका प्लॉट वहीं का वहीं सुरक्षित नजर आएगा, कोई उस पर कब्जा नहीं हो सकता, क्योंकि 100% अप्रूव्ड जगह की बात करूंगा मैं। शुरू से शुरू करते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर आए थे SEZ, स्पेशल इकोनॉमी जोन, जिसका उद्देश्य था कि चाइना की तर्ज पे हम सारे जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए अगले 5 साल के लिए हम लोग उसको टैक्स फ्री कर देंगे, क्योंकि जब एक्सपोर्ट होता है तभी किसी कंट्री की GDP बढ़ती है। तो ये स्कीम आई, इसके अंदर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स और कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, जैसे आपके मुंद्रा हो गया, कांडला हो गया, उसी तरीके से एक महिंद्रा जो आनंद महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के ओनर, उनको उनकी रिक्वायरमेंट आई कि मुझे जमीन चाहिए। तो उनको इस शर्त पे कि कम से कम आपको 1.5 लाख नौकरियां जनरेट करनी पड़ेगी, हम आपको जगह अलॉट करते हैं। इस शर्त पे गवर्नमेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बीच में करार हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसमें उन्होंने 13 गांवों को खाली करके हजारों किसानों को जो खेती की जमीन है वो एक्वायर की। उसमें से 75% जो जमीन है वो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को दे दी, प्लस रिको यानी वहां का इंडस्ट्रियल एरिया है, और 25% जो रेस्ट एरिया थी वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स की शक्ल के अंदर वापस किसानों को प्लॉट्स बना के दे दी। पहले खेती की जमीन थी, अब वो छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करके, जिसके आगे रोड्स निकली हुई है, कोई भी आपका पार्क है, स्कूल है, पुलिस थाना है, सबकी बाउंड्रीज बनी हुई है, एकदम जो फ्यूचर रेडी वेल प्लान्ड मेगा टाउनशिप है। मैं मेगा टाउनशिप इसलिए बोल रहा हूं कि वो 4000 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी, यानी 6400 बीघा। और इजी करके मैं बतलाऊं तो अगर उसको रेडियस में बतलाऊं तो करीब 16 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ी एरिया को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, जिसमें आज की तारीख में 14,000 यानी 14,000 प्लस रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो आज भी मीटर के भाव में बिक रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा क्रिस्प लेके आता हूं। उस एरिया के अंदर जहां पे कोई भी प्राइवेट कॉलोनाइजर है, सेम बाउंड्री जो शेयर कर रहा है वो 40 फीट या उससे ऊपर की रोड के ऊपर 50-60 हजार रुपए स्क्वायर यार्ड से नीचे कोई भी जमीन नहीं बेच रहा है, जिसके अंदर फैसिलिटीज एमिनिटीज के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक पार्क के नाम पर 1000, 1200, 1300 गज का पार्क है, जिसमें स्कूल है, जिसमें प्लेग्राउंड है, सब कुछ उसी में। उससे 80 गुना 100 गुना ज्यादा बेटर प्राइस जो किसानों वाली जो कॉलोनी ग्रीन सिटी सेज की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर आज भी आपको केवल और केवल लगभग 30,000 रुपए मीटर यानी 25,000 रुपए स्क्वायर यार्ड के अंदर जमीन मिल रही है, वो भी जयपुर की मेन लोकेशन पर। जयपुर की मेन लोकेशन में स्टैच्यू सर्किल है, MI रोड है, वहां से जस्ट 15 मिनट्स के अंदर आप वहां पहुंच सकते हैं। जो आपका टोल है उससे पहले पड़ती है। आपकी जो जयपुर की सबसे महंगी एरिया है वैशाली नगर है, मानसरोवर है, जहां पर 40 या 40 फीट से ऊपर की रोडों पर 3 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड से नीचे की जमीन नहीं मिलती, और मैं उससे कंपेयर करके आपको बता रहा हूं 25,000 रुपए में। ठीक है, अब इसकी क्वालिटी के बारे में भी हम लोग जान जाते हैं। 100% JDA अप्रूव्ड है। JDA अप्रूव्ड नहीं है, बल्कि JDA इसके माँ बाप हैं, क्योंकि किसानों से जमीन लेके सबसे पहले वो जमीन JDA के नाम से, जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से हुई, उसके बाद वो किसानों को दी गई। ठीक है, 100% लोनेबल है, नॉर्मल NBFC से नहीं, कोई भी नेशनलाइज बैंक है वो उस पर लोन करता है, क्योंकि उसकी
सेक्टर रोड्स वगैरह की सबकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है। फ्री होल्ड पट्टे की जमीनें हैं, यानी वो लीज होल्ड पट्टा नहीं है, फ्री होल्ड पट्टा है, यानी उसमें भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी तरह का विवाद नहीं हो सकता। जहां दूसरे कॉलोनाइजर होते हैं वहां पर 55 से 60% कंस्ट्रक्शन करते हैं, केवल 35-40% वो जो है ओपन लैंड छोड़ते हैं। यहां पर जो है 75% ओपन ग्रीन एरिया छोड़ी हुई है। जहां दूसरी कॉलोनाइजर के अंदर वो 2 से 5% का ही कमर्शियल स्पेस उनके गवर्नमेंट की रेगुलेटरी होती है, इससे ज्यादा आप कमर्शियल नहीं बना सकते। यहां 30% प्लस का कमर्शियल स्पेस है। आज 16 किलोमीटर की एरिया जो है उसमें एक भी किसानी कब्जे की खेती की जमीन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर की नहीं है, क्योंकि 16 किलोमीटर की एरिया को 14 हजार प्लॉट्स को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। यहां जो भी आपको ब्रोकर्स मिलेंगे, रोड पे कम से कम 100 ब्रोकर्स आपको मिलेंगे, वो किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर के नहीं है, वो वहां के पुराने किसान हैं जिनकी जमीन चली गई, उनको रोजगार के लिए उन्होंने दुकानें खोल ली, क्योंकि उनसे वो किसानों से ही जमीनें लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी और क्वालिटी की बात मैं करूं, एक इसका एक ब्लॉक है, ब्लॉक ई पालड़ी परसा। हर 500 मीटर के रेडियस पे 100 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी रोडें हैं। हर 500 मीटर के रेडियस के ऊपर एक पार्क है। एक जगह तो ऐसी है जिसके आधा किलोमीटर 500 मीटर आगे 270 फीट रोड है, आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर लेफ्ट के अंदर 160 फीट रोड है, एक साइड के अंदर 250 फीट रोड है, और फिर पीछे की साइड में आधा किलोमीटर के ऊपर 250 फीट रोड है। यानी आधा किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही 160 या उससे ज्यादा चौड़ी रोडें हैं। खुद का पुलिस स्टेशन है, खुद के पार्क हैं, खुद की स्कूल है, खुद के कम्युनिटी सेंटर हैं, खुद का फायर ब्रिगेड ऑफिस है। क्या नहीं है वहां पर? मतलब पार्क में उनकी बात नहीं कर रहा तमन्ना जी, जो 1000-1500 गज के होते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 हजार गज के प्लॉट्स, 20-20 हजार गज के कमर्शियल स्पेस है, ग्रुप हाउसिंग का पट्टे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो वहां पर नहीं है। और प्राइस जस्ट 30,000, 32,000 रुपए मीटर। वेरी कर सकती है अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग रोड की साइजेस के ऊपर, साउथ वेस्ट नॉर्थ के हिसाब से हो सकता है। और तमन्ना जी, इसमें भी सबसे बड़ी बात, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, आप यूं मान लीजिए, क्योंकि जयपुर की सबसे ज्यादा जो रेपुटेड या सबसे ज्यादा पोश, जिसको मैं बोलते हूँ वैल्यूएबल स्कूल्स हैं, लाइक सेंट जेवियर हो गया, निर्जा मोदी हो गई, एमपीएस हो गई, आपके जेपीआईएस यानी जयश्री पेड़ीवाल हो गई, महारानी हो गई, ये सारी की सारी, इवन मणिपाल हो गया, आपका भारतीय स्किल यूनिवर्सिटी हो गया, लक्ष्मी, ये सारी के सारी जो यूनिवर्सिटीज स्कूल्स हैं उसका हब बना हुआ है। जो जयपुर के सबसे बड़े बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर हैं, चाहे वो आशियाना हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, दुबई वाला एमआर हो गया, या इसके अलावा जो भी कॉलोनाइजर हैं, सबके सब वहां पर हैं। जितने भी बड़े बड़े बोले, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जयपुर की, जो सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, विप्रो है, इन्फोसिस है, हेवल्स है, जेसीबी है, रेन्यू पावर है, अब जिसका नाम लेंगे, शक्ति होरेमान है, डिलीवरी है, फ्लिपकार्ट है, ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं अपने 70,000 एम्प्लॉय वर्कफोर्स के साथ में। ऐसी जगह पर क्या आपको लगता है आज भी 25,000 रुपए गज में जमीन मिल सकती है? बिल्कुल मिल रही है। उसका रीजन एक है, वो बेचारे किसान स्कैटर्ड हैं, यूनाइटेड नहीं है, उनके पास मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, उनको टीम को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, एडवर्टीजमेंट का पैसा नहीं है। जब तक वो चीज दिखेगी नहीं तब तक बिकेगी नहीं। क्योंकि महिंद्रा से इसको आज भी लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मानते हैं, पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क मानते हैं। उनको लोगों को पता ही नहीं है कि वहां पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। क्या वो जो कॉलोनाइजर हैं, जो महिंद्रा सेज के नाम पे प्लॉट बेचते हैं, उनसे 60,000 में चीज खरीद लेते हैं और इन बेचारों से नहीं खरीद पाते। तो मुझे लगता है कि अगर आपके थ्रू ये मैसेज जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर सामने वाला जो ले रहा है उसका भी फायदा है और दूसरों का भी फायदा है। और मैं गारंटी देता हूं, यदि आपने आज 25-26 हजार रुपए गज में कोई जमीन ले ली, वो 50,000 रुपए 5 साल में हर हालत में पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ठीक है, इसकी गारंटी है मेरी। और एक दूसरा एक क्विज भी मैं देता हूं, अगर इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको एमिनिटीज फैसिलिटीज बतलाई है, 40,000 रुपए स्क्वायर यार्ड वाली जगह में भी अगर आप मुझे बतला दो, मैं जो मेरे पास एक्चुअल ऑथेंटिक जवाब आएगा, जो भी कमेंट आएगा, उनको भर भर के लाख लाख रुपए का इनाम दूंगा और गारंटी देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है पॉसिबल ही नहीं है।
चलिए, आपके पास बड़ा मौका है और ऑल इन ऑल जो प्रॉपर्टी इन्होंने बात की है राजस्थान में, एक बार ज़रूर नज़र डालिएगा, क्योंकि फ़ायदे का सौदा है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि कहा क्या, हम सबको पता है कि प्रॉपर्टीज़ के दाम बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको सस्ते दाम में अच्छी प्रॉपर्टी इस वक्त मिल रही है तो यकीन मानिए जो करोड़पति देखने का ख्वाब हम सब देखते हैं ना, वो पूरा हो सकता है इन प्रॉपर्टीज़ के मैं जरिए। छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, न मेरे पास वहां कोई खरीदने को प्लेट है, न कोई मेरे पास बेचने को प्लॉट है, न मेरा आपके यहाँ पे मैं कोई नंबर हाँ, ठीक है। डलवाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। मैं उस बारे में समझता भी नहीं हूं। कृपया करके कोई कांटेक्ट भी ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी है, दूर से सुनकर खरीदने की चीज हाँ, नहीं ठीक होती। है। यू शुड गो देयर। आप वहां पे किसानों से मिलिए, क्योंकि आपको जो भी वहां ब्रोकर्स मिलेंगे वो सारे के सारे ज्यादातर किसान मिलेंगे, जो किसी के पैसों के थ्रू, कमीशन के थ्रू ड्रिवन नहीं है। वहीं के लोकल किसान होंगे, उनसे सोच समझ कर जिसके पास जो इन्वेंट्री हो वो लीजिए। तो चलिए, इसी अच्छे नोट के साथ अभी फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ आते रहेंगे। फिर से वही कहूंगी, खुश रहिए, आबाद रहिए और पैसा सोच समझ के लगाइए, माइंडसेट अमीर रखिए।